गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। नटवर लाल, चाल शोभराज, सुकेश चंद्रशेखर, बंटी चोर, ऐसे तमाम ठगों की कहानियां सुनी और सुनाई जाती रही हैं। लेकिन आज जिस ठग की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दावा करता हूं कि ऐसी दूसरी मिसाल इस देश को छोड़िए दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। एक ठग पूरे 40 दिनों तक एक कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठा रहता है और इन 40 दिनों में वो लगातार फैसले पर फैसले सुनाता रहता है। न मालूम कितने ही लोगों को जमानत देता है, न मालूम कितने ही लोगों को जेल भेजता है और किसी को पता नहीं चलता। और जब पता चलता है तो वो ठग खुद ही उस जज की कुर्सी से उठता है और रफू चक्कर हो जाता है। क्राइम कहानियों में आज की कहानी इस देश के शायद सबसे ज़हीन चोर, सबसे ज़हीन ठग धनीराम मित्तल की। धनीराम मित्तल यही नाम है उसका। इस वक्त उसकी उम्र करीब 85 साल है, लेकिन वो अब भी मौजूद है और जमानत पर अपनी जिंदगी काट रहा है। लेकिन जज की कुर्सी पर वो कैसे बैठा, कैसे 40 दिनों तक पूरे सिस्टम को बेवकूफ बनाकर वो फैसले सुनाता रहा, ये आप सुने उससे पहले जरूरी है कि उसकी जिंदगी में झांके कि आखिर उसने ऐसे किया कैसे। 1939 में धनीराम मित्तल का जन्म हरियाणा के भिवानी शहर में होता है। परिवार पूरा पढ़ा लिखा, एक भाई तो आगे चलकर जज भी बने। धनीराम मित्तल खुद भी पढ़ने लिखने में होशियार। रोहतक के कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन पास किया। अब इसके बाद नौकरी की तलाश में जुट गया। बड़े धक्के खाए इधर उधर, कहीं नौकरी मिली नहीं। उसने अपने आसपास दोस्तों को भी देखा, सभी उस वक्त सरकारी नौकरी करना चाहते थे। धनीराम मित्तल को भी लगा कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी ढंग से चले, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे सरकारी नौकरी मिली नहीं। ये बात है 1964 की। इसके बाद अचानक एक रोज वो अपने शहर के आरटीओ के दफ्तर में पहुंचता है। वहां कुछ लाइसेंस बनाना होगा उसे। वहां जाता है तो देखता है कि लोग धक्के खा रहे हैं, बाहर दलाल बैठे हैं और दलालों की अच्छी खासी कमाई हो रही है। वो फटाफट कागज बना रहे हैं जिसके बदौलत लाइसेंस मिल रहा है। उसे ये सब देखकर बड़ा अजीब लगा कि अंदर धक्के खा रहे हैं, लाइन में लोग लगे हुए हैं, बाहर दलाल चुटकियों में काम करा रहा है। उसे बड़ा मजा आया देखकर। उसे सोचा कि क्यों ना यही काम करूं, सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही। बस उसने आरटीओ के बाहर एक दो दलाल से दोस्ती की और अब वहीं डेरा जमा लिया। अब वो कागजात बनाना शुरू कर देता है। फिर इसी दौरान उसे पता चलता है कि यहाँ फर्जी पेपर भी बनते हैं, उसकी बदौलत भी लाइसेंस मिलता है। अब उसे और मजा आने लगा। अब वो फर्जी पेपर बनाने में माहिर हो गया, लेकिन उसकी मंजिल ये थी नहीं। करीब 4 साल तक वो इस आरटीओ में यही काम करता रहा। 4 साल के बाद उसका जी भर गया। उसने कहा नहीं, कुछ और करना है। अब वो 4 साल के बाद चूंकि फर्जी पेपर बनाने में माहिर हो चुका था, उसने फिर से नौकरी ढूंढनी शुरू की। तभी एक रोज उसने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें रेलवे में कुछ नौकरी निकली थी, नई भर्तियां, और वो भर्तियां थी स्टेशन मास्टर की। अब इसने अपने सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और इसके बाद उन्हीं फर्जी पेपर के आधार पर रेलवे में इसका सिलेक्शन हो गया और उसकी नौकरी मिल गई। इसके बाद ये स्टेशन मास्टर बन गया। 1968 में रेलवे में इसे नौकरी मिली थी। 64 से 67 तक ये आरटीओ के बाहर था, 68 में नौकरी मिल गई। अब उसके बाद अगले 6 साल तक एक स्टेशन पर ये स्टेशन मास्टर बनकर रेलवे की नौकरी करता रहा, तमाम फर्जी दस्तावेज, फर्जी कागजों के आधार पर। लेकिन ये भी उसकी मंजिल नहीं थी। 68 से 72, 6 साल वो स्टेशन मास्टर रहा, फिर ऊब गया। उसने कहा अब नहीं, कुछ और। रेलवे की नौकरी उसने छोड़ दी। तब तक उसकी कोई ये जो ठगी वाला धंधा था कोई पकड़ नहीं पाया कि सारे फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसने सरकारी नौकरी हासिल की थी। अब वो वहां से निकला, कुछ दोस्तों के साथ यूं ही भटक रहा था दिल्ली, अलग अलग शहर। तब उसने देखा, फिर अखबारों में पढ़ा कि उस वक्त गाड़ियां नई नई बहुत आ गई थी, कि गाड़ियों की बहुत चोरी हो रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और बड़े महंगे महंगे दामों पर वो गाड़ी बिक जाती है और बड़ा आसान धंधा है। यूं गाड़ी उठाओ, किसी और को बेचो और एक ही दिन में 1000 रुपए कमा लो। उसे ये धंधा अच्छा लगा और वो दिल्ली पहुंचा
उसने कार चुरानी शुरू कर दी। लेकिन कई बार कार चुराते हुए पकड़ा भी जाता। कार चुराता, पकड़ा जाता, जेल जाता, फिर बाहर आता, फिर कार की चोरी करता। अब ये सिलसिला चलता रहा। अब जेल आना जाना उसका लगभग लगातार होता रहा। उसने इस दौरान में सैकड़ों गाड़ियां चुराई। फिर उसे बीच में लगा कि गाड़ियां चुराना तो आसान है, लेकिन बेचना बड़ा मुश्किल है, क्या करें। तब उसे याद आया वो आरटीओ वाला फेक पेपर। अब वो गाड़ियां भी खुद चुराता, आगे भी खुद बेचता, और आगे बेचने के लिए जो फर्जी गाड़ी के कागजात चाहिए वो भी खुद ही बनाकर उनको दे देता। अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, लेकिन ये कि इसमें बार बार गिरफ्तारी होती, जेल जाता, बाहर आता। तो अदालतों के चक्कर काटते काटते इससे लगा कि जो वकील लोग हैं ये बड़े पैसे कमाते हैं। फिर उसने वकील और पुलिस की दोस्ती देखी। फिर उससे देखा कि अगर केस की जानकारी हो तो छूटना भी आसान है। फिर उसे लगा कि नहीं, अब थोड़ी दिन तक कार चोरी का ये धंधा रोक देते हैं। अब उसको धुन सवार हुआ कि वो वकील बनेगा। इसके बाद वो दिल्ली छोड़ता और जयपुर पहुंच जाता है। जयपुर में एलएलबी में दाखला लेता है और फिर एलएलबी की पढ़ाई करता है, और पढ़ाई के साथ वकालत पूरी कर सचमुच वकील बन जाता है। अब वो वकील बन चुका था, कानूनी दांवपेच उसे पता था, ये सब कुछ उसको पेशा उसको सिखा रहा है। लेकिन वकील बनने के बाद उसे लगा कि वो काम जो उसे करना है, क्योंकि उसको वकालत नहीं करनी थी ना, वकील बनकर पैसे कमाने थे, मकसद तो कुछ और था। फिर उसने हैंडराइटिंग का कोर्स किया, क्योंकि हैंडराइटिंग के कोर्स में उसे फर्जी दस्तखत करने थे, फर्जी पेपर पे, तो उसे पता चला। अब उसने हैंडराइटिंग का भी कोर्स कर लिया। अब हैंडराइटिंग का कोर्स करने के बाद उसको फायदा भी हुआ। अब वो वकालत पूरी करने के बाद वकील बन गया, हैंडराइटिंग की कोर्स कर ली। फिर से वो दिल्ली आया और पुराने काम पे लग गया, क्योंकि उसे लगता था कि सबसे आसान काम गाड़ियां चुराना है। अब वो गाड़ी चुराता, फिर पकड़ा जाता, फिर कोर्ट में पेशी होती। लेकिन अब वो कानून जानने लगा था, तो अब अपने केस की पैरवी भी खुद करता। जो पुलिस वाले उसे पकड़कर अदालत में लाते हैं, उन पुलिस वालों के ही कपड़े अदालत में वो फाड़ देता, दलीलें देकर। उसे पता था कि केस की कमजोर कड़ी कहां होती है, अदालत कौन से सबूतों को मानती है, किसको नहीं मानती, गवाह क्या होता है। इन सारी चीजों का, अपनी कानून की पढ़ाई का भरपूर इस्तेमाल एक चोर अपने लिए कोर्ट में कर रहा है। लेकिन हरकत ऐसी थी कि वो हर बार बेल आउट भी होता, जमानत भी मिलती, फिर जेल पहुंच जाता। और कई बार तो ऐसे ऐसे कोर्ट में जाता जहां के जज उसको बरसों से देख रहे थे। एक बार फिर ऐसी एक कार की चोरी में पकड़ा गया, उसको कोर्ट ले जाया गया। जज साहब कुर्सी पर थे, जैसे ही धनीराम मित्तल को देखा गुस्सा हो गए। कहते तुम सुधरोगे नहीं, कितनी बार आओगे, निकल जाओ मेरे कोर्ट से। उस वक्त 2 सिपाही थे दिल्ली पुलिस के जो धनीराम मित्तल को कोर्ट लेकर गए थे कार चोरी के मामले में। अब जज साहब ने जब कहा, दोनों सिपाही भी सुन रहे थे। धनीराम मित्तल ने कहा जी साहब, और वो कोर्ट से बाहर, क्योंकि अभी उसकी बारी आई नहीं थी। बाहर जाने के बाद अब पुलिस वालों से कहता है कि जज साहब को भी देखो यार, गुस्सा हो जाते हैं, केस की सुनवाई भी नहीं की और कह रहे हैं चले जाओ। अब बताओ ऐसे कोई छोड़ता है? पुलिस वाले ने भी कहा हाँ ऐसा मैंने तो सुना था। तो बोला चलो आप लोग जाओ, मैं भी जाता हूं, और निकल गया। अब थोड़ी देर के बाद जज साहब केस का नंबर आया, धनीराम मित्तल को हाजिर किया जाए। दोनों पुलिस वाले और भी उनके कोई केस थे, कोर्ट के अंदर पहुंचे, भैया कहाँ है धनीराम मित्तल। अब उनके होश उड़ गए। जज साहब ने कहा पेश तो करो। बड़े डरते हुए कहा कि जज साहब आप ही ने तो कहा कि चले जाओ। तो उसने हमें यही कहा कि जज साहब ने छोड़ दिया, तुम्हारे सामने बोला कि निकल लो, तो वो निकल गया। वो भी मुस्कुराए, उन्हें लगा उनकी बातों का मतलब कहां से कहां पहुंच गया। खैर पुलिस वालों को भी लगा कब तक भागेगा, फिर वो पकड़ाया और ये सिलसिला चलता रहा। अपनी जिंदगी में कुल 94 टाइम्स, 94 बार धनीराम मित्तल अरेस्ट हुआ, 6 कम सैकड़ा। शायद इस देश में यह रिकॉर्ड है कि इतनी बार कोई जेल गया हो, क्योंकि 94 बार पकड़ा गया तो 94 बार वो जेल भी जाएगा। और उसने दिल्ली में ही अकेले, सिर्फ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुराई। उसकी गाड़ी चुराने का तरीका भी बड़ा अजीब था। वो कभी रात को गाड़ियां नहीं चुराता किसी के घर के बाहर, किसी दफ्तर के बाहर। वो सारी चोरियां दिन की रोशनी में करता था। कई बार तो ऐसा करता था कि एक गाड़ी चुराई, जा रहा है, दूसरी गाड़ी उसको दिखी, पसंद आ गई, उसने उस गाड़ी को उठाया, अपनी पहली चोरी की हुई गाड़ी को उसी की जगह पे लगाया और फिर निकल गया।
फिर पहली वाली गाड़ी को जो चुराया उसने, वो वहां पर छोड़कर उस गाड़ी को वापस लेने और ले गया। और तो और जब वो वकील बन गया, अदालत के इतने चक्कर काटने लगा, तो वो अदालतों से ही कार चुराने लगा। गाड़ियां चुराता, जेल जाता, फिर बाहर आता, फिर जमानत मिलती, फिर पकड़ा जाता, फिर जेल जाता। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन धनी राम ने ठान रखी थी कि इसके अलावा वो अब कोई और काम नहीं करेगा, और ये करता रहा। इस दौरान में उसकी उम्र ढलती रही। उम्र ढलने का भी उसने अपने इस हुनर में भरपूर इस्तेमाल किया। जब उसकी उम्र 60, 65, 70 साल हो गई, तब भी उसने अपना ये काम छोड़ा नहीं, बल्कि उल्टे इसका सहारा लेने लगा। कई बार वो गाड़ी चुरा रहा होता, खोल रहा होता दरवाजा, गाड़ी का मालिक आ जाता, तो अचानक कहता, बेटा दिखाई कम दे रहा, मुझे पता ही नहीं है मेरी गाड़ी है किसकी है, पता नहीं किस गाड़ी में मैंने चाबी लगा दी। तो वो सामने वाला भी कहता, अरे अंकल कोई बात नहीं, गलती हो जाती, और वो निकल जाता। इस तरीके से उसका ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन इस बीच में एक वाकया ऐसा होता है जो देश ही नहीं, दुनिया में एक मिसाल बन जाती है, और पूरे सिस्टम पर एक सवाल भी खड़े कर देती है कि क्या कोई ठग, क्या कोई चोर वहां तक पहुंच सकता है जहां तक शायद कोई सोचे भी नहीं। बात 1980s की है, जब इसने रेलवे मास्टर, जो स्टेशन पे इसने स्टेशन मास्टर की नौकरी की, वो छोड़ दिया, फिर चोरी वोरी करने लगा। तो ये वापस हरियाणा अक्सर अपने घर जाया करता था। एक रोज ये हरियाणा में था, एक अखबार में एक खबर पढ़ी। खबर ये थी कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज, उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं, और ये आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। उन एडिशनल सिविल जज के ऊपर करप्शन के कुछ चार्जेस थे, भ्रष्टाचार का मामला था। ये उसने अखबार में खबर, और ये था कि बस ये 2 दिन पुरानी बात है, अब एक जज के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला, तो खबर तो बनेगी। लोगों ने अलग नजरिए से पढ़ा, धनी राम मित्तल ने अलग नजरिए से पढ़ा। इस खबर को पढ़ने के बाद वो झज्जर कोर्ट पहुंचा। झज्जर कोर्ट में उसने जाकर जानकारी ली। कोर्ट से उसका वास्ता वैसे ही रहता था हमेशा, तो झज्जर भी वो जाता। लेकिन अब तक जितनी उसने चोरी वोरी की थी, कभी अपने होम टाउन जहां भिवानी था वो, या झज्जर, इन इलाकों में नहीं की। वो दूर दराज चंडीगढ़ चला जाता, कहीं और चला जाता, क्योंकि उसे लगता था यहां उसका परिवार है, उसकी इज्जत है। तो इन जगहों पे वो जाता नहीं था, तो वहां कोई जानता भी नहीं था। तो वहां जाकर उसने गुपचुप तरीके से ये जानकारी निकाल ली कि हाँ, एक एडिशनल सिविल जज है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है, और इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है। अब इसने अपना दिमाग लगाया, पुराना जो हुनर था उसको जिंदा किया। इसके बाद इसने एक लेटर टाइप किया, और उस लेटर को टाइप करने के बाद बाकायदा एक सील बंद लिफाफे में रखा। झज्जर कोर्ट के जो इंचार्ज हैं उनके नाम पर, और जिस जज को विभागीय जांच के लिए कहा गया था कि उनके खिलाफ ये करप्शन के चार्ज जिसके खिलाफ जांच बिठाई गई थी, उसके नाम पर एक लेटर टाइप करके और उसने पोस्ट कर दिया सरकारी, और बाकायदा उस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की मुहर और सिग्नेचर। अब ये लेटर पहुंचा झज्जर कोर्ट। झज्जर कोर्ट में जब उस लेटर को खोला गया तो उसमें लिखा हुआ था, जिन जज साहब के खिलाफ विभागीय जांच का हुक्म दिया गया था, उनके नाम के साथ कि आपके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश है, ये तो आपको पता है। तो जब तक ये जांच चलेगी और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, आप अगले 2 महीने तक छुट्टी पर रहेंगे, और इस दौरान में आप कोर्ट का कोई भी कामकाज नहीं देखेंगे, ना आप कोर्ट आएंगे। जब फाइनल जांच हो जाएगी तो फिर आपको रिपोर्ट बता दिया जाएगा, उस हिसाब से अगले आदेश तक आप इंतजार कीजिए। ये पहला लेटर झज्जर कोर्ट पहुंचा, उन जज साहब के पास भी पहुंचा। उन्होंने अपना सामान उठाया और कहा, चलो 2 महीने की छुट्टी है, अब रिपोर्ट के बाद देखेंगे। वो चले गए। इस लेटर के दूसरे दिन एक दूसरा लेटर आता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम पर, सीलबंद, मुहर सबके साथ। अब उसमें लिखा होता है कि चूंकि उन एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, इसलिए वो 2 महीने की छुट्टी पर होंगे, लेकिन कामकाज सफर न करे, इसलिए उनकी जगह पर फिलहाल 2 महीने के लिए एक नए जज को अपॉइंट किया जा रहा है, जो इतने तारीख से इस कोर्ट में आकर अपना कार्यभार संभालेंगे। अब ये दूसरा लेटर भी मिल गया।
इसके बाद जो डेट उसमें दिया गया था, उस डेट की सुबह सुबह करीब 8:30 पौने 9, कोर्ट का काम 9 बजे शुरू होता है। एक साहब उस कोर्ट में दाखिल होते हैं, उनके हाथ में भी एक ऑर्डर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का। वो वहां पे जाकर उस कोर्ट के जो इंचार्ज हैं उनको वो लेटर सौंप देते हैं। उस लेटर में लिखा था कि अब जो जज साहब जिनके खिलाफ विभागीय जांच का हुक्म दिया गया, उनकी जगह पर ये नए जज साहब आज से इस कोर्ट की कार्रवाई को देखेंगे। और उस जज का नाम था धनी राम मित्तल, वही धनी राम मित्तल जिसकी मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। अब चूंकि एक कॉपी पहले आ चुकी थी, एक कॉपी वो अपने साथ लेकर आए धनी राम मित्तल। उन्होंने कोर्ट के जो भी उस वक्त वहां के जिम्मेदार थे उनको वो सौंपा। उन्होंने बड़ी इज्जत से उन्हें उनका चैम्बर दिखाया, उनका कोर्ट दिखाया और कहा ये आपकी अदालत है, आज से आप इसके माई बाप। अब उसके बाद धनी राम मित्तल अदालत का वक्त शुरू होते ही अदालत के अंदर दाखिल होते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। उनके अर्दली बाकी लोग उन्हें सलाम बजाते हैं। उसका मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। पहले से सारे जो लिस्ट उस दिन के मुकदमे का होता है, एक दिन पहले तय हो जाता है। तो एक एक कर उनके पास लिस्ट मुलजिमों को पेश किया जाता है। कुछ की जिरह थी, कुछ की जमानत की अर्जी लगी हुई थी। धनी राम मित्तल पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ जमानत दे देते हैं, लेकिन वो जमानत उन केसों में देते हैं जो बड़े हल्के जुर्म के थे, या ऐसे केसेस में जिसको मान लीजिए कि शायद 6 महीने बाद वो छूट ही जाए। कुछ ऐसे जो संगीन केस थे, रेप के, मर्डर के, उस पर उन्होंने जमानत नहीं दी। पहले दिन की कार्रवाई खत्म हुई तो अदालत के जो सारे स्टाफ थे वो भी चौंके कि यार ये क्या है। फिर लगा कि जज साहब का मूड अच्छा होगा, नए जज साहब अच्छे इंसान होंगे। ये सिलसिला चलता रहा। अगले दिन पर कार्रवाई शुरू हुई। वो ठीक 9 बजे आते और 5 बजे तक अदालत में बैठते और उसके बाद फैसला सुनाते, जो भी काम करते और उसके बाद निकल लेते। अगले 40 दिनों तक धनी राम मित्तल झज्जर की इस कोर्ट में बैठकर जज की कुर्सी पर फैसला सुनाते रहे और इन 40 दिनों में कुल 2470 लोगों को जमानत दे दी। 2470 केसेस में बहुत सारे लोगों की जमानत खारिज भी कर दी। अब जब ये सारा हुआ तो कई बार कुछ पुलिस वाले जो मुलजिम को लेकर आते हैं, अदालत के जो स्टाफ, उन्हें लगा कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें शायद जमानत नहीं दी जानी चाहिए, तो ये जज साहब देने, तो उनके इस जमानत देने और कोर्ट के अंदर उनके इस व्यवहार को लेकर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। हालांकि धनी राम मित्तल ने कानून की पढ़ाई की थी और खुद जो शख्स 94 बार अरेस्ट हुआ, 94 बार वो अदालतों में न मालूम उसके बाद सैकड़ों बार पेश हुआ, तो उसे अदालत के काम काज के बारे में अच्छा खासा तजुर्बा था। तो उसने अपने व्यवहार से कभी यह जाहिर नहीं होने दिया कि वो अनाड़ी है। उसे कोर्ट की सारी कार्रवाई पता थी अच्छे से। लेकिन इधर जिस तरीके से वो जमानत धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं, 40 दिन में 2470 लोगों को, और उनमें से कुछ को जिसको नहीं मिलनी चाहिए, तो शक हुआ। अब सुगबगाहट शुरू हुई। सुगबगाहट धनी राम मित्तल के कानों तक पहुंची। 41वें दिन कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। धनी राम मित्तल गायब। वक्त बीतता गया, वो जब कोर्ट में आ ही नहीं। अब ये हुआ कि भाई साहब जज साहब कहाँ गए। फिर ये हुआ कि अगले दिन भी नहीं आए, बिना इन्फॉर्म किए हुए। अब जांच शुरू हुई तो बात फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंची, वहां के रजिस्ट्रार तक पहुंची। अब जब वहां पहुंची और कहा गया कि जो जज साहब यहां आए थे वो तो गायब हैं, पता ही नहीं है, तो पता चला कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने कभी कोई ऐसा लेटर भेजा ही नहीं था। जिनके खिलाफ जांच थी उनकी जगह पर किसी और को अपॉइंट ही नहीं किया था। तो एक ठग आया, कुर्सी पर बैठा और चला गया। लेकिन अब यह था कि वो 40 दिन आए, बहुत सारे लोग चेहरा भी पहचान गए थे। अब ये खबर वहां के लोकल न्यूज़पेपर में छपी। 80s का दौर है, तब न्यूज चैनल और टीवी ये सब, सोशल मीडिया कुछ नहीं था। जब छपी तो फिर हंगामा मच गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इस दौरान में चूंकि दिल्ली पुलिस में हरियाणा के बहुत सारे लोग हैं जो हरियाणा से आते हैं लेकिन दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं, उनमें से कुछ ने कहा कि अरे ये हैं जज साहब। तस्वीरें दिखाई गई, बोले ये तो धनी राम मित्तल है, ये तो दिल्ली में बहुत सारे केसेस में मतलब प्रोक्लेम ऑफेंडर है, पीओ है, और दिल्ली का सबसे बड़ा कार चोर है, बहुत बड़ा जालसाज है, ठग है। अब जब ये बात पता चली तो फिर हंगामा।
फिर दिल्ली पुलिस ने धनीराम मित्तल को एक और कार चोरी के इल्जाम में उसी वाकये के कुछ दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद जेल। अब यहां धनीराम मित्तल के किस्से अखबारों में लगातार छप रहे हैं, लोग मजे ले लेकर पढ़ रहे हैं। अब धनीराम मित्तल एक चोर, एक जालसाज से, एक ठग से ऊपर एक अजीब कैरेक्टर बन गया। कहते हैं कि लोग मिलने के लिए बेताब होने लगे, खुद पुलिस वाले भी, वकील भी, यहां तक के क्रिमिनल भी। कहानी तो ये भी है कि कई ऐसे छोटे मोटे चोर, उचक्के या ठग थे जिन्होंने क्राइम नहीं किया, बाहर हैं, पर उन्हें पता चला कि धनीराम मित्तल फलाने जेल में बंद है, उन्होंने जाके क्राइम कर लिया सिर्फ इसलिए कि जेल के अंदर जाके धनीराम मित्तल से मिलना है और उनसे कुछ गुरु ज्ञान लेना है। तो इतनी सारी मतलब उस वक्त धनीराम मित्तल को लेकर चीजें लिखी गई, पढ़ी गई। पुलिस वाले भी चटखारे ले लेकर किस्से सुनाने लगे। खैर उसके बाद उम्र ढलती रही, लेकिन चोरी नहीं छोड़ी। लास्ट 2016 में धनीराम मित्तल अरेस्ट हुआ। 2016, जबकि करीब 75 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी थी। अभी भी हाल में कुछ वक्त पहले तक धनीराम मित्तल के ऊपर बहुत सारे चोरी के मामले थे। दिल्ली हाईकोर्ट से 2 कार चोरी के मामले नए खुले थे जिनमें पुलिस ने पकड़ा, उसमें बेल आउट। लेकिन अब इस वक्त धनीराम मित्तल की उम्र 85 साल है, 85 ईयर ओल्ड। और अभी हाल में धनीराम मित्तल को उम्र का हवाला देकर उनके वकील ने कि वो बीमार रहते हैं, सेहत ठीक नहीं है, याददाश्त कमजोर हो रही है, तो और 85 साल की उम्र हो गई है, तो मानवीय आधार पर उन्हें जमानत दी जाए। और अदालत ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया और इस वक्त धनीराम मित्तल जमानत पर हैं, बाहर हैं। और आखिरी खबर यही है कि शायद दिल्ली में ही। तो ये थी शायद देश ही नहीं दुनिया में ये इकलौती मिसाल होगी जिसमें एक ठग, एक चोर अदालत पहुंचकर जज की कुर्सी पर जाकर बैठा और 40 दिन तक तमाम फैसले सुनाता रहा। तो क्राइम कहानियां विश्वम्स में आज इतना ही। लेकिन अगर आप क्राइम की अलग अलग ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो फिर क्राइम तक हमारा यूट्यूब चैनल मंडे से सैटरडे हर रात 9 बजे, आप वहां पर भी पूरी दुनिया की क्राइम की अलग अलग दिलचस्प रहस्यमय कहानियां सुन सकते हैं क्राइम तक पर। लेकिन क्राइम कहानियां विश्वम्स में आज इतना ही। लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।